पण डॉक्टर अनिल राजवंशी यांच्याबद्दल तुला विचारावं वाटतं, कारण IIT कानपूरचे ते ग्रॅज्युएट आहेत आणि कानपूर ते फलटण हा त्यांचा प्रवास खूप इंटरेस्टिंग असेल. कसा आहे हा प्रवास ते जाणून घ्यायला आवडेल. राईट. आणि आत्ता आहेत माझ्याबरोबर डॉक्टर अनिल राजवंशी. आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. सर, मला सांगा, तुम्ही IIT कानपूर ते फलटण हा एक लाँग प्रवास आहे वाया USA. त्या प्रवासाबद्दल थोडंसं सांगा ना. कसं काय तुम्ही, वाय डिड यू चूज फलटण ओनली? पहले तो मैं क्षमा मानना चाहूँगा कि मुझे मराठी इतनी अच्छी आती नहीं है, तो मैं हिंदी में बोलूँगा। मैं फलटन इसलिए आया क्योंकि मेरी वाइफ़ फलटन से है और जहाँ वाइफ़ ले जाती खींच के वहीं जाना पड़ता है। हम दोनों ये थे, अमेरिका में पढ़ते थे और अमेरिका में हम लोगों ने PhD करी और PhD करने के बाद में हिंदुस्तान आना ही था। उस समय हिंदुस्तान कोई आता नहीं था, लेकिन हम दोनों की ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि हम लोग हिंदुस्तान में आके काम करेंगे, जो भी हमने सीखा है। तो यहाँ पर नंदिनी के फादर ने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया था, निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो ये सोचा कि हम लोगों ने कि यहीं आकर कुछ करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं था, ये एकदम फ्लैट लैंड थी, लेकिन ये एक बड़ा भारी चैलेंज था और ये सोचा कि जो भी हम लोगों ने लर्न किया है उसको आगे करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि उस ज़माने में एक तो बहुत ही कम लोग आते थे और फिर हम पहले IIT के पढ़े हुए स्टूडेंट थे जो कि रूरल एरिया में आए और 10-15 साल तक हम अकेले स्टूडेंट थे जो कि रूरल एरिया में रहे। अब तो बहुत से IIT के स्टूडेंट जो हैं वापस आते हैं, कुछ लोग रूरल एरिया में भी जाते हैं, लेकिन ये 1981 का ज़माना था जब कोई भी नहीं आता था। अभी तो एक ट्रेंड सा हो गया है ना कि बहुत सारे IIT ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वापस रूरल एरियाज़ में वॉलंटियर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ही कठिन होता होगा। और यहाँ पे सब स्क्रैच से शुरू करना, वो दिक्कतें आई आपको? ये बहुत लोगों ने पूछा आपके अलावा कि आप क्यों वापस आए और क्यों ऐसे यहाँ पर हुआ, दिक्कतें बहुत थी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे में पागलपना था। जब आदमी इस तरह की चीज़ें करता है तो अगर वो पागल नहीं हो तो नहीं कर सकता। जैसे कि किसी ने कहा कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा इस तरह की पागलपने की चीज़ें करते हैं, वो लोग पहले कूदते हैं फिर मालूम करते हैं कि कहाँ कूदें। तो वही हमने किया। यहाँ पर ऐसी हालत थी कि जब हमें अगर फ़ोन कॉल करना होता था तो मैं बहुत दफ़े बस में चढ़कर पुणे जाता था, तब फ़ोन होता था। यहाँ से फ़ोन भी नहीं होता था। ओके। अगर आप सुबह फ़ोन आपने बुक किया तो रात को बड़ी आप लकी थे कि आपको रात तक फ़ोन मिल जाता था। तो ये सिचुएशन थी ऐसी, लेकिन ये चैलेंज भी बहुत था। और एक बार जब यहाँ आ गए, ज़मीन खरीद ली छोटी सी, उसे मकान बना लिया, तो फिर सोचा कि इसमें रहेंगे क्या करेंगे। तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं हुई हैं। सर, आपका जो काम है ऑल्टरनेटिव एनर्जी में, बहुत रिमार्केबल काम किया है। हमारे पीछे अभी जो रिक्शा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिक्शा है। ये क्या रिक्शा है, आप एक्सप्लेन कीजिए। और आपका ऑल्टरनेटिव एनर्जी में जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें आपके इंटरेस्ट कैसे बढ़ा यहाँ पे? मेरी PhD जो थी वो सूर्य ऊर्जा में थी। अमेरिका में मैंने एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस आदमी के अंडर काम किया था और एनर्जी के ऊपर काम किया था। तो ये था कि जब हम हिंदुस्तान आएंगे तो हिंदुस्तान में भी एनर्जी पे ही काम करेंगे। तो जब हम यहाँ पर आए फलटन में, क्योंकि ये खेड़े गांव का इलाका है, तो ये सोचा गया कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का एरिया है, तो एग्रीकल्चर के से एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है, इस पर हमने बहुत काम किया है। और खाली हिंदुस्तान में ही नहीं कि वर्ल्ड ओवर में हम फेमस हैं। रिक्शा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि मैं ओरिजिनली लखनऊ से आता हूँ, तो वहाँ पर बहुत रिक्शाज़ वो चलती हैं, नॉर्थ इंडिया में चलती हैं। और हमेशा हम ये सोचते थे कि इन रिक्शाज़ में जो रिक्शा चलाने वाला है उसको बहुत ही क्या कहते हैं, परिश्रम करना पड़ता है। और ये था कि उसका परिश्रम किस तरह से कम करा जाए, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, तो हमने सोचा कि किस तरह से इंजीनियरिंग से इसको करा जा सकता है। तो पहले हमने रिक्शा का मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन के बाद में उसको जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाई, जिससे कि पेडल भी कर सके और इलेक्ट्रिक मोटर से उसको हेल्प मिल सके। तो जब ये काम हुआ तो एकदम से ये पहला यूनिक काम था दुनिया में, 1995 की बात है ये। तो सारे अखबारों ने इसको बहुत ही बड़े तौर से इसका क्या कहते हैं पब्लिसिटी करी।
तो एक महिला थी चंडीगढ़ से, उसने लिखा कि मेरा लड़का जो है वो कम्प्लीट पैरालाइज है और उसके लिए आप एक ऐसी रिक्शा बना सकते हैं। तो हमने कहा कि ये भी अच्छा काम है, तो फिर हमने हैंडीकैप रिक्शा पर काम किया। तो जो आप पीछे देख रहे हैं वो हैंडीकैप रिक्शा है, कम्प्लीटली जिसमें कि एक आदमी जो है जिसके हाथ ठीक चलते हैं लेकिन वो जो है इसमें उसके पैर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, वो इसमें बैठ सकता है और बैठकर जो है बाय स्विच सिंपली उसको रन कर सकता है। तो ये जो है 55 से 60 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। ये कम्प्लीटली हमने डिज़ाइन करी है, यहीं पर मैन्युफैक्चर करी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, एक छोटा सा कंप्यूटर है, बैटरीज़ हैं और ये करीब 50 किलोमीटर एक बैटरी चार्ज में जाता है और इसकी स्पीड जो है 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, वाह। और ये जो है बहुत ही इजी है, अपने आप जो है क्लचेस में आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये रिक्शा हमने 1-2 लोगों को दी भी है जो कि पैरालाइज हैं, जिनके पैर काम नहीं करते हैं, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी विद। उनकी रिएक्शन क्या थी ये रिक्शा, बिकॉज मोबिलिटी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस जैसे हम बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये लड़का था, ये राइट साइड से कम्प्लीटली पैरालाइज था। ये खाली चेन या कुछ चीज़ें बेचता था क्योंकि इसके पास में ये चल नहीं सकता था। तो इसके घर वाले जो थे वो हैंडीकैप आदमी के वजह से इसको बस खाली भिखारी की तरह ला के रख देते थे सड़क पर। तो जब इसको रिक्शा मिली तो उसकी सारी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि ही कुड मूव अराउंड और वो जो है जगह से सामान ला सकता था, बेच सकता था, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। आणि तो हे मैं- सगळं एका कम्प्लिटली इंडियन मेड इलेक्ट्रिक रिक्षामुळे झालेलं आहे. तर मग या कम्प्लिटली इंडियन मेड इलेक्ट्रिक रिक्षाची एक सफर मी पण ट्राय आउट करणार आहे. आणि आणखीनही आपण नारी म्हणजेच निमकर ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये इतरही गोष्टी आपण बघणार आहोत. एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट केलेला डॉक्टर राजवंशीने, तो म्हणजे कंदीलचा प्रोजेक्ट. तर कंदीलच्या प्रोजेक्टबद्दलही आपण बघणार आहोत. पण सलाम महाराष्ट्रामध्ये घेऊया एक ब्रेक. पहा फक्त IBN लोकमत.